नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, हार और जीत। हार और जीत, कथा शशिकांत, संपादन प्रमिला जैन, चित्र तक्षशिला। दंश नामक छोटे से राज्य के स्वामी होते हुए भी रतन सिंह वीर एवं स्वाभिमानी राजा थे। झुकना उन्होंने सीखा नहीं था। अपने इसी स्वभाव के कारण वे पड़ोसी राजाओं की आंखों में कांटे की तरह चुभते थे। एक दिन उन्हें कुंडलपुर नरेश जौहर सिंह का संदेश मिला। रतन सिंह, हमारा आदेश है कि आप अपनी पुत्री मणिबाला का विवाह हमारे साथ कर दें, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहें। जौहर सिंह। पत्र पढ़ते ही रतन सिंह का चेहरा चट्टान की तरह सख्त हो गया। उन्होंने पत्र को टुकड़े टुकड़े कर डाला। दूत, इस पत्र के टुकड़े अपने राजा को थमा देना, उसे हमारा जवाब मिल जाएगा। ठीक है महाराज। उससे यह भी कहना कि रतन सिंह ने मरना सीखा है, झुकना नहीं सीखा। दूत चला गया, किंतु राज दरबार में देर तक मौत का सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा रतन सिंह की आवाज़ से टूटा। सेनापति, उत्तरी सीमा पर युद्ध की तैयारियां की जाए। जो आज्ञा महाराज। सहसा ही ऐसा निर्णय क्यों अंदाता? महामंत्री, जौहर सिंह ने हमारे पौरुष, वीरता और स्वाभिमान को चुनौती दी है। वह चाहता है कि हम उसके आगे झुक जाएं। किंतु महाराज, हमारी मुट्ठी भर सैनिक जौहर सिंह की विशाल सेना का सामना किस प्रकार कर सकेंगे? जानते हैं नहीं कर सकते, किंतु वह अपने देश की आन के लिए मर तो सकते हैं महामंत्री। क्षमा करें महाराज, परंतु यह बुद्धिमानी नहीं कही जाएगी। चुप रहो महामंत्री, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमें कायरता से घृणा है। ऐसा कहकर महाराज रतन सिंह सिंहासन से उठ गए। वे महल में पहुंचे तो महारानी वीराबाई से उनके चेहरे के भाव छुपे नहीं रह पाए। स्वामी, ऐसा लगता है जैसे आज किसी ने आपके स्वाभिमान को छलनी करने का प्रयत्न किया है। तुम्हारा कथन सत्य है प्रिय। जौहर सिंह की तो आयु भी 50 वर्ष से ऊपर है। प्रश्न आयु का नहीं, आत्मसम्मान का है। रतन सिंह ने पूरी बात बताई। और फिर हमारे वंश में तो विवाह के लिए स्वयंवर की ही प्रथा है। आप कहें तो मैं मणिमाला से बात करूं? मुझे विश्वास है अपने देश को रक्तपात से बचाने के लिए वह है। सुनते ही रतन सिंह की आंखें अंगारों की तरह दहक उठी। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए महारानी, वीर पुरुष की पत्नी होकर भी तुम। क्षमा करें स्वामी। महारानी, मणिबाला के त्याग से रक्तपात तो अवश्य रुक जाएगा, किंतु हमारा मस्तक तो सदा सदा के लिए जौहर सिंह के कदमों में झुक जाएगा। आप ठीक कहते हैं स्वामी, और हम ऐसा होने से पहले ही यह मस्तक अपने हाथों से काट डालेंगे महारानी। मणिबाला पर्दे के पीछे से यह सब सुन रही थी। ओह, राज्य पर यह विपत्ति मेरे कारण ही आएगी। पिताजी, मेरा निवेदन है कि अब आप उस चिंता को त्याग दें। मैंने इसका निवारण सोच लिया है। वह क्या पुत्री? मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी पिताजी। मैं नहीं रहूंगी तो युद्ध कैसा? राजपूत की बेटी होकर भी तू आत्मघात करेगी? पर पिताजी, कितनी कायर है एक राजपूत कन्या, शत्रुओं के डर से आत्महत्या करेगी। होना तो यह चाहिए था कि तू एक वीरांगना की तरह युद्ध भूमि में शत्रुओं से लोहा लेती। क्षमा चाहती हूँ पिताजी, मैं एक पल के लिए अपने कर्तव्य को भूल बैठी थी। पिताजी, मैं वचन देती हूँ, मेरे जीवित रहते जौहर सिंह हमारे देश का मान भंग नहीं कर सकेगा। हमें प्रसन्नता हुई पुत्री, और आज यह सुनकर मेरी कोख भी धन्य हो गई बेटी। वीराबाई ने पुत्री को सीने से लगा लिया। मणिबाला ने अगले दिन अपनी सखी चंद्रकला को सब कुछ कह सुनाया। चंद्रकला, मैं इस विषय में तेरी सम्मति जानना चाहती हूँ। तुम्हारा निर्णय बुरा नहीं राजकुमारी, किंतु जौहर सिंह की सैन्य शक्ति, यदि हम कुछ नहीं कर सकते तो युद्ध भूमि में अपने प्राण तो दे सकते हैं। प्राण इतने सस्ते तो नहीं होते कि उन्हें यूं ही गवा दिया जाए। मैं समझी नहीं चंद्रकला। सखी, वीरता तो तब है जब अपने प्राण गंवाने से पहले जौहर सिंह के प्राण ले लिए जाएं। यह कैसे हो सकता है चंद्रकला? बिल्कुल हो सकता है मणिबाला, उसके लिए मैंने एक युक्ति सोची है। तब चंद्रकला उसे युक्ति बताने लगी। उधर रतन सिंह जब सोकर उठे तो सेवक ने उन्हें एक पत्र दिया। महाराज, यह पत्र राजकुमारी जी के कक्ष से मिला है। कैसा पत्र? दिखाओ। पिताजी, मैं चंद्रकला के साथ कुछ समय के लिए राज्य से बाहर जा रही हूँ, किंतु इस निश्चय के साथ कि मैं जौहर सिंह को समाप्त करके ही वापस लौटूंगी। पत्र पढ़ते ही रतन सिंह की आंखों में आंसू आ गए। तूने ऐसा निश्चय क्यों कर लिया बेटी? मेरे कहने का आशय यह तो नहीं था। वीराबाई ने भी पत्र को पढ़ा। उसने अपने पति को समझाया। आपको तो अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए था, और आप रो रहे हैं। यह तो सोचो प्रिय कि अभी मणिबाला की आयु ही क्या है, और वह हमारी इकलौती बेटी है। तो क्या हुआ? आप तो जानते हैं कि वह शस्त्र कौशल एवं युद्ध कला में पूरी तरह निपुण है। यदि हमने इतने कटु शब्द न कहे होते तो कदाचित वह ऐसा न करती।
उधर कुंडलपुर में दूत ने जौहर सिंह के सम्मुख उसी पत्र के टुकड़े रख दिए। हम पूछते हैं दूत, कागज के इन टुकड़ों का क्या अर्थ है? क्षमा करें अन्नदाता, यह टुकड़े उसी पत्र के हैं और रतन सिंह ने यही जवाब भेजा है। सुनते ही जौहर सिंह की आंखों में क्रोध के शोले भड़क उठे। वह क्रोध से भरकर चिल्लाया, उस चींटी जैसे इंसान की यह हिम्मत! सेनापति, आज्ञा महाराज, दंश राज्य को इसी समय धूल में मिला दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। और उस घमंडी रतन सिंह का सिर काटकर हमारे सामने लाया जाए। ठीक है महाराज। दूसरी ओर मणिबाला एवं चंद्रकला राजकुमारों जैसे वेश में घोड़ों पर सवार होकर राजधानी से निकली। चंद्रकला, मुझे भय है कि कहीं जौहर सिंह हमारे राज्य पर तत्काल ही आक्रमण न कर दे। नहीं, तुरंत ही ऐसा नहीं होगा राजकुमारी। राजकुमारी जी, सबसे पहले हम सेनापति को ही निशाना बनाएंगी, ठीक है ना? हाँ, यह ठीक रहेगा। कम से कम कुछ समय के लिए तो युद्ध रुक जाएगा। प्रभात होने से पूर्व दोनों सखियों ने कुंडलपुर नगर में प्रवेश किया। कुंडलपुर एक पहाड़ी पर स्थित था। नगर के चारों ओर भी पहाड़ियों की श्रृंखला थी। दोनों वहीं छुप गई। यार स्वर्ण, हमारे राजा के दिमाग में कुछ खराबी सी लगती है। प्रतिवर्ष किसी न किसी राज्य पर आक्रमण करना तो उसका शौक बन गया है। उसका क्या बिगड़ता है? युद्ध में तो हम गरीब सैनिक ही मारे जाते हैं। हमारा सेनापति जो इतना डरपोक है कि वह हमेशा पीछे ही रहता है। यदि इन दोनों को काबू में कर लिया जाए तो इनसे बहुत से रहस्य प्राप्त किए जा सकते हैं। मैं तैयार हूँ चंद्रकला, तो चलो। दोनों सखियां हाथों में रस्सियां लेकर अलग अलग दिशाओं में बढ़ गई। फिर दोनों ने रस्सियों के फंदे सैनिकों की ओर फेंके। आह, मरा, मेरी गर्दन, हाय रे! दम घुटने के कारण दोनों सैनिक गिर पड़े। मणिबाला और चंद्रकला ने सामने आकर उनकी छाती पर तलवार लगा दी। सैनिकों, हमें केवल 2 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। पहला, तुम्हारे सेनापति का निवास स्थान कहाँ है? और दूसरा, किले में प्रवेश करने का गुप्त मार्ग। यदि तुमने इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, हम आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। सेनापति का निवास तो शिव मंदिर के ठीक सामने है, और किले का गुप्त मार्ग? शिव मंदिर के दाईं ओर जो खंडर है, उनके बीच वाले कक्ष से एक सुरंग किले में जाती है। किंतु खंडर में उस स्थान की रक्षा के लिए प्रत्येक समय साधु रूप में 2 सैनिक अधिकारी रहते हैं, और सुरंग का मुंह किस प्रकार खुलता है यह वही बता सकते हैं। पूरी जानकारी हासिल कर लेने के बाद उन दोनों ने सैनिकों को ठिकाने लगा दिया। शत्रु को जीवित छोड़ना घातक होता है। अब हमें इनकी लाशें भी ठिकाने लगा देनी चाहिए। यही ठीक रहेगा चंद्रकला। दोनों ने उन सैनिकों की लाशों को पत्थरों से ढकना शुरू कर दिया। उन्हें पता नहीं था कि सैनिकों का तीसरा साथी उन्हें देख रहा है। निश्चित ही ये शत्रु देश के गुप्तचर हैं। मुझे सेना नायक को बताना होगा। वह भागकर सेना नायक के पास पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। सेना नायक अपने साथ कुछ सैनिक लेकर तुरंत ही चल पड़ा। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? जी हाँ, वे लोग अब भी वहीं हैं। उधर दोनों सैनिकों की लाशों को पत्थरों से ढकने के बाद, राजकुमारी जी, यह स्थान हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। फिर तो हमें इसे तत्काल छोड़ देना चाहिए। उसी समय सामने से आते कुछ सैनिकों को देखकर दोनों चौंक पड़ी। समय ने हमारा साथ ही नहीं दिया सखी, अब हमें निश्चित ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घबराओ मत, साहस से काम लो। इन तलवारों के रहते ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे राजकुमारी जी। दोनों ने अपनी अपनी तलवारें मयान से बाहर निकाल ली। निकट आकर सैनिकों ने दोनों को घेर लिया। गुप्तचरों, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हम वीर हैं, अतः तुम हमें युद्ध के पश्चात ही गिरफ्तार कर सकोगे। साहस है तो आगे बढ़ो। सैनिकों, इन दोनों को अभी गिरफ्तार कर लो। सैनिक आगे बढ़े। मणिबाला और चंद्रकला की तलवारें चमक उठी। 2 सैनिक धरती पर गिरे। इसके उपरांत 4 और भी। सेना नायक भयभीत होकर भागा। तलवारें हैं या बिजलियां? मुझे तुरंत ही पूरी टुकड़ी बुलानी होगी। थोड़ी देर बाद जब वह टुकड़ी लेकर वहां पहुंचा तो मणिबाला व चंद्रकला वहां नहीं थी। वह दोनों छुपी थी घने जंगल में। मैं तो थक गई हूँ चंद्रकला, थोड़ा आराम कर लें राजकुमारी जी। उसी समय निकट ही कहीं शेर की दहाड़ सुनकर वे दोनों चौंक पड़ी। झाड़ियों से निकलकर देखा, शेर किसी युवक का पीछा कर रहा था। यह तो कोई राजकुमार मालूम होता है राजकुमारी जी। हमें इसके प्राणों की रक्षा करनी होगी। ऐसा सोचकर दोनों ने तत्काल ही अपने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिए, जबकि वह युवक प्राण रक्षा के लिए जल्दी से एक वृक्ष पर चढ़ गया। शेर भी वृक्ष के निकट आकर रुक गया। युवक का दुर्भाग्य, जिस शाखा पर बैठा था वह कमजोर थी। युवक का बोझ न झेल पाई। शाख के टूटते ही युवक नीचे आ गिरा। निकट ही खड़ा शेर उस युवक पर झपट पड़ा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।